हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकियों के निशाने पर है क्या सीएम शुभेंदु अधिकारी। जंतर मंतर प्रदर्शन पर भी एसटीएफ का बड़ा खुलासा। दोस्तों, एसटीएफ के शिकंजे में है जैश का संदिग्ध आतंकी, जिससे हुए हैं बहुत बड़े खुलासे। जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वही आपको बताएंगे जितनी जल्दी हो सके मिडल ईस्ट खाली करो अमेरिकी। जी हाँ, यूएस का नागरिकों को अलर्ट। दोस्तों, क्या होने वाला है ईरान में कुछ बड़ा। अमेरिकी ने अपने नागरिकों को दे दी मिडल ईस्ट खाली करने की, छोड़ने की सलाह। क्या ईरान पर अटैक की है तैयारी? क्या डोनाल्ड ट्रंप आज रात या फिर आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर करने वाले हैं कुछ बड़ा अटैक? इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका इजराइल का हमला हुआ तो तबाह कर देंगे 7 बड़े ऑयल फील्ड्स। जी हाँ, ईरान की ट्रंप नेतन्याहू को खुली चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, लाइट मशीन गन से दबाई जा रही आवाज। क्या है इसका मतलब दोस्तों? कैसे पीओजे में बवाल के बीच आज 21 सीटों पर होगा मतदान। जाकिर ने तेज किया विरोध प्रदर्शन। और क्यों पाकिस्तान के गृह मंत्री ने किया बड़ा ऐलान कि हमारा सिस्टम हुआ फेल, अब बस एक ही रास्ता बचा है। वहीं करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 6000 रुपए की मदद को लेकर क्या है जानकारी। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम अपना क्षेत्र वापस लेकर ही रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। दोस्तों, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ का कहना है कि इस ग्रुप का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से था। जांच में ये भी पता चला है कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनकी हिट लिस्ट में मौजूद थे। जी हाँ, शनिवार को पश्चिम बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी डिटेल मीडिया को दी। आईजी ने बताया कि इस मामले में हमीम मंडल और अर्पिता सरकार नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि हावड़ा के एक सीनियर मंत्री के बेटे की किडनैपिंग हुई और उनसे रंगदारी की भी मांग की गई। पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्हें झारखंड के साहिबगंज से ऑपरेट किए जा रहे एक संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल के बारे में पता चला। जब पुलिस ने इस मामले को और खोदा तो सामने आया कि यह हैंडल बर्दवान के रहने वाले हमीम मंडल का है। पुलिस को उसके डिजिटल फुटप्रिंट और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैट से पता चला कि वो और भी कई संदिग्ध हैंडल से लगातार टच में था, जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। आईजी गौरव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हमीम को सीएम शुभेंदु की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उकसा रहे थे। वो चाहते थे कि हमीम उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने के मौकों पर खास ध्यान रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, हमीम और अर्पिता से ये भी कहा गया था कि वो दिल्ली के जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करें। हमीम को ऑर्डर दिया गया था कि वो प्रदर्शन में घुसने के लिए दिल्ली पुलिस की वर्दी का जुगाड़ करे। फिलहाल एसटीएफ दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर इस आतंकी मॉड्यूल के बारे में और भी जानकारी जुटाने में लगी है। दोस्तों, और वो बड़े आतंकी मॉड्यूल कोई और नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। ये यानी एसटीएफ ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जैश ए मोहम्मद से जुड़े इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उसकी एक महिला साथी को भी पकड़ा है। मुख्य आरोपी मोहम्मद हमीम मंडल को रिमांड पर लिया गया है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, ये लोग इतने बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, आखिर इनका क्या ही और कितना खतरनाक मंसूबा रहा होगा। दोस्तों, जो समय रहते एसटीएफ के शिकंजे में आ गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या जानकारियां सामने आती है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी कि इस बड़े आतंकी संगठन से इनके तार जुड़ रहे थे, जो लगातार भारत में खौफनाक गतिविधियां कर रहे थे। आपका इस मुद्दे पर क्या है राय? दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, अगर मानते हैं कि एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर,
अमेरिका ने अपने ही नागरिकों को दे दी मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह। क्या ईरान पर अटैक की है तैयारी? दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा हालात बिगड़ने पर उस इलाके से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दे दी है। यह एडवाइजरी अम्मान, यरूशलेम और बगदाद में अमेरिकी राजनयिक मिशनों के जरिए जारी की गई है। इसमें अमेरिकियों से ट्रैवल से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखने, स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सिक्योरिटी अलर्ट में चेतावनियां दी गई है कि फिर से शुरू हुई दुश्मनी के कारण फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कुछ वक्त के लिए एयर स्पेस बंद हो सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल में देरी हो सकती है। यह सलाह ऐसे समय में आई है जब कुछ समय के अंतराल के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव फिर से शुरू हो गया है, जिससे बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई की संभावना का संकेत दिया। कैबिनेट सदस्यों के साथ कैंप डेविड में बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर वॉशिंगटन कड़ा जवाब देगा। उन्होंने इशारा दिया कि जब तक तनाव बना रहेगा, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तब तक सैन्य अभियान जारी रह सकते हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका पर रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ाने का आरोप लगाया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिका के सैन्य अभियानों को सपोर्ट करने वाले किसी भी देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका और इजराइल द्वारा संभावित हमलों के ऐलानों के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लेने का ये दावा किया है। ईरानी मीडिया एजेंसियों की बात करें तो उनके मुताबिक तेहरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि उस पर नया अटैक होता है, नया हमला होता है, तो वो इजराइल के अलावा पूरे अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ऊर्जा संपत्तियों और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पलक झपकते ही सटीक मिसाइलों से हमला कर देगा। जी हाँ, अरब देशों और इजराइल में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस सुविधाएं सीधे तौर पर ईरान की गाइडेड मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरान ने जिन 7 प्रमुख ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की चेतावनी दी है, उनमें पहला है घावर ऑयल फील्ड, दूसरा अबकैक और खुरैस जो कि सऊदी अरब में है, पहला भी सऊदी अरब में था। तीसरा है रुवेज रिफाइनरी और जकुम ऑयल फील्ड जो कि यूएई में है। चौथा नॉर्थ गदीर गैस फील्ड और रास लफान एलएनजी जो कि कतर में है। पांचवा है बर्गन ऑयल फील्ड जो कि कुवैत में है दोस्तों। छठा है सितरहा रिफाइनरी और अल मियाह जो बहरीन में है और सातवां है लेविथान और तमार गैस फील्ड जो कि इजराइल में है। यानी ईरान पर अटैक हुआ तो इन 7 बड़े ऑयल फील्ड्स को तबाह कर देगा, ईरान जैसी खुली चेतावनी दी है। दूसरी तरफ कुवैत ने साफ कहा है कि उसके सशस्त्र बलों ने देश की कई अहम जगहों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब दिया। रक्षा अधिकारियों ने कुछ जगहों पर नुकसान की बात मानी तो लेकिन कंफर्म किया है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस बोले तो यूकेएमटीओ ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पर तेल टैंकरों से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं की जानकारी दी है। एक जहाज के इंजन रूम को अज्ञात वस्तु से टकराने के कारण नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरे जहाज ने अपने रास्ते के पास धमाके की सूचना दी। किसी के घायल होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। अब देखना ये होगा दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ देने की सलाह दी है, क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, या फिर कोई और वजह है? और वजह होना बहुत कम चांसेस है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ईरान के कुछ क्षेत्रों में अटैक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि हर सच्ची और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता सके। तो वही आपको बता दे दोस्तों, पीओके में मचे बवाल के बीच क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है अभी की जानकारी सबसे पहले आपको बता दें। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, जहां लाइट मशीन गन से दबाई जा रही इनकी आवाजें। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए अब मुनीर की सेना जो है वो लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर रावलाकोट में सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी जारी है। ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी के मुताबिक सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हताहतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों ने रणनीति के तौर पर फिलहाल डी चौक पर ही अपना कैंप जारी रखने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि लोगों के घायल होने या मारे जाने से बचाने के लिए लॉन्ग मार्च को तुरंत आगे बढ़ाने के बजाय डी चौक पर ही रोक दिया गया है। उमर नजीर कश्मीरी ने सभी प्रतिभागियों से अनुशासन बनाए रखने, शांतिपूर्ण रहने और आगे की कार्रवाई के लिए नेतृत्व के अगले निर्देश का इंतजार करने की अपील की है। कमेटी ने
सभी नागरिकों से एक दूसरे के संपर्क में रहने, सावधानी बरतने और केवल विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। इस बीच लॉन्ग मार्च के लिए लगभग 50 काफिले मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने लगे हैं। काफिलों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इनमें से 2 लोअर प्लेट मुजफ्फराबाद के और एक नीलम का रहने वाला था। दोस्तों, कई जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार यहाँ पर इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। इनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, चौंकने वाली जानकारी ये सामने आ रही है अपडेट कि इसी बीच आज 21 सीटों पर मतदान भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कुल 21 सीटों पर रविवार यानी आज के दिन बोले तो 2 अगस्त को मतदान होना है। इनमें 12 विवादित सीटें शामिल है, जिनको लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जाक पिछले करीब 1.5 वर्ष से लगातार आंदोलन चला रही है। वहीं मुजफ्फराबाद क्षेत्र की 9 अन्य सीटों पर भी रविवार को मतदान होगा। चुनाव से ठीक पहले पूरे पीओजे में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और रावला कोर्ट से शुरू हुआ आंदोलन अब मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर तक फैल चुका है। जाग की 38 सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग इन 12 विवादित सीटों को लेकर है। संगठन का आरोप है कि इन सीटों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार पीओजे के विधानसभा पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन सीटों पर पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाए और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने प्रतिनिधियों का स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार भी मिले। उनका आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके विधानसभा को अपने प्रभाव में रखता है। जब तक इन सीटों पर पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण रहेगा, तब तक पीओके विधानसभा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी और उसकी राजनीतिक व्यवस्था इस्लामाबाद के प्रभाव में ही रहेगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रावला कोर्ट में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए निहत्थे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और AK-47 समेत असॉल्ट राइफलों से फायरिंग की गई। आंदोलनकारियों का दावा है कि पिछले एक सप्ताह में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारा सिस्टम हुआ फेल, अब बस एक ही रास्ता है बचा। जी हां, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब उसे बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है। हालांकि उन्होंने जो रास्ता बताया है वो पाकिस्तान में किसी कीमत पर संभव दिखाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद में हो रहे पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि देश की कुल हालत को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही समाधान है। आपको प्रशासनिक इकाइयों, प्रांतों या आप इसे जो भी कहें, इस मामले को जनता के सामने ले जाना होगा। गृह मंत्री ने तर्क दिया कि सभी राजनीतिक दलों को एक ही कमरे में साथ बैठना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए। उन्हें अपने देश के हर मुद्दे को सुलझाना होगा, जिसमें नए यूनिट और प्रांत भी शामिल है। जब तक वे ऐसा नहीं करते, जब तक वे साथ बैठकर इसे नहीं बदलते, तब तक ये देश इसी हालत में रहेगा, चाहे आप कितने भी सेमिनार और कार्यक्रम क्यों ना आयोजित कर लें। अब सवाल यह है कि क्या ये सारे दल एक साथ आ पाएंगे? पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में बढ़ती हिंसा और अलगाव को देखते हुए अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने बेहतर शासन के लिए अधिक प्रांतों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मांग कर डाली है। लेकिन इन सभी का एक साथ आना दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपना सिस्टम फेल बता दिया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, छात्र आंदोलन से दहला बांग्लादेश, जमात इस्लामी और छात्र शिविर आतंकी संगठन घोषित। दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे छात्र आंदोलनों और हिंसा के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जमात इस्लामी, उसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब इनकी किसी भी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 अगस्त 2026 को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। यह फैसला ऐसे समय लिया है जब देश में कई हफ्तों से छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक अशांति जारी है। हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। हिंसा की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 16 जुलाई से 21 जुलाई के बीच हुई घटनाओं की जांच के लिए 3 जजों का एक आयोग गठित किया है। इस बीच छात्र आंदोलन से जुड़े नेता नाहिद इस्लाम और अन्य लोगों को रिहा कर दिया गया है। इन्हें पहले डिटेक्टिव ब्रांच ऑफिस में रखा गया था। वहीं एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने 2 अगस्त को प्रार्थना सभा और बड़े मार्च का ऐलान किया। उधर बांग्लादेश में हिंसा का दौर सिर्फ छात्र आंदोलनों तक सीमित नहीं है। मानवाधिकार संगठन अधिकार की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच भीड़ की हिंसा और राजनीतिक झड़पों में 74 लोगों की मौत हुई। इनमें 33 लोगों की जान भीड़ के हमलों में गई, जबकि 41 लोगों की मौत राजनीतिक हिंसा में हुई। इस दौरान करीब 970 लोग भी घायल हुए। वहीं आपको बता दें दोस्तों, भारत के दूसरे पड़ोसी नेपाल में भी मचा बवाल।
सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू, 3 लोगों की मौत, 8 गिरफ्तार। जी हाँ, नेपाल से एक बार फिर बवाल की सबसे बड़ी खबर बता दें। युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद केपी शर्मा ओली सरकार तो गिर गई, लेकिन भारत का पड़ोसी देश आज भी शांति का इंतजार कर रहा है। बीते कुछ दिनों से नेपाल के अलग अलग हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने अब बालेंद्र शाह सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने जनकपुर सहित धनुषा जिले में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा सुनसरी, सिराहा और सप्तरी जिले के संवेदनशील इलाकों में भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। नेपाल में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पुलिस कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को कोशी प्रांत के सुनसरी जिले में 2 अलग अलग धार्मिक समुदायों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडों को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। स्थिति बिगड़ने की हालात पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलानी पड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस कर्मियों को भी इस दौरान चोटें आई। कुछ ही दिनों में यह तनाव मधेश प्रांत तक फैल गया। गुरुवार को सिराहा जिले में हुई झड़प के दौरान एक किशोर की जान चली गई, जबकि सुनसरी हिंसा में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोस्तों, वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे सरलाही जिले में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए भारत से नेपाल आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। वहीं भारत में बिहार राज्य के मधुबनी जिले बॉर्डर के पास बिहार पुलिस अलर्ट पर। दोस्तों, इस हिंसा का असर भारत में न फैले और असामाजिक तत्व खुली सीमा का फायदा उठाकर घुसपैठ या फिर सीमा पार से तनाव न फैलाएं, इसीलिए इसे रोकने के लिए बिहार के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन और सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू करके हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यानी इसका असर भारत में भी अब पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अजीत डोभाल जी का पाकिस्तान मिशन भिखारी बनकर इस्लामाबाद से लाए वैज्ञानिकों के बाद फिर खोला परमाणु बम का राज, बताते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी को शनिवार को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 मिला है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को पुणे में उनको यह पुरस्कार दिया। इस दौरान 81 साल के डोभाल की जमकर तारीफ की गई। उनके विदेशों में अंजाम दिए गए मिशनों को याद किया जा रहा है। डोभाल का इस्लामाबाद में जासूसी का किस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जब उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान का पता लगाया था। डी देवदत्त की किताब अजीत डोभाल ऑन ए मिशन में उनके पाकिस्तान के साहसी ऑपरेशंस का जिक्र है, जिसमें पाक वैज्ञानिकों के बाद उनकी मिशन की कामयाबी की वजह बने थे। 1980 के दशक में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अजीत डोभाल जी एक गरीब आदमी बनकर सड़कों पर घूम रहे थे। फटी हुई शॉल ओढ़े धूल भरी सड़कों पर घूमते उस आदमी पर किसी का ध्यान नहीं गया, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाला था। उस वक्त भिखारी जैसे हुलिये वाला ये शख्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान की तह तक जाने का प्रयास में था। दोस्तों, अजीत डोभाल जी उस वक्त आम पाकिस्तानियों को भिखारी लगते थे, जो सिक्के जमा करते हुए गलियों में घूमता था। बेतरतीब हुलिये में घूमते डोभाल का मकसद पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित रिसर्च जोन के अंदर से उसके परमाणु इरादों का पता लगाना था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिक्किम मिशन में अपने काम के लिए पहले ही सम्मानित हो चुके डोभाल इसीलिए इस्लामाबाद में थे। जी हाँ, आप में से कितनों को ये किस्सा पता था? दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, स्पेन में तांडव मचाने वाले ज्यादातर प्रवासी लौटे। यूरोप के 22 देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, स्पेन में मोरक्को से अवैध रूप से घुसे ज्यादातर प्रवासी लौट चुके हैं। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रवासी संकट पर यूरोपीय सदस्यों के रवैये की आलोचना कर दी। अब 22 देशों के नेताओं ने स्पेन को पत्र लिखकर आपातकालीन बातचीत की मांग कर डाली है। इटली और डेनमार्क की पहल पर लिखे गए इस पत्र में सदस्य देशों ने गृह मंत्रियों की एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की और इसे अत्यंत जरूरी मामला बताया। स्पेन का कहना है कि बृहस्पतिवार को मोरक्को से सेउडा में दाखिल हुए लगभग 60,000 प्रवासियों में से लगभग सभी को वापस भेज दिया गया है, लेकिन ईयू नेताओं ने कहा कि उन्हें इस स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। यूरो न्यूज के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री लियूक फ्रीडेन ने उस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन को संबोधित था। आयरलैंड ने जुलाई में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो वहीं आपको बता दें,
मुनीर ने हेडक्वार्टर में मनाया पीएलए का स्थापना दिवस, बीजिंग की शान में पढ़े कशीदे। कहा पाकिस्तानी और चीनी सेना जो है वो सच्चे साथी हैं। जी हां, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने एक बार फिर चीन की जमकर तारीफ की है और बीजिंग से दोस्ती को बेहद खास बताया है। पाकिस्तानी सेना ने अपने हेडक्वार्टर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए का स्थापना दिवस मनाते हुए बीजिंग की शान में कशीदे पड़े हैं। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समय की तमाम कसौटियों पर खरी उतरी है और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया कि शनिवार 1 अगस्त को रावलपिंडी में आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में आसिम मुनीर शामिल हुए। इसमें पाकिस्तान में चीन के राजदूत जियांग जैनडोग मुख्य अतिथि थे। इस दौरान दोनों ओर के अधिकारियों ने रिश्तों को मजबूती पर जोर दिया। पाकिस्तानी अफसरों ने काफी जोर शोर से चीनियों का स्वागत किया। दोस्तों वहीं आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल प्रमोद का हुआ प्रमोशन, मिला बड़ा पद। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना की कमान संभालने वाले वाइस एडमिरल AN प्रमोद का प्रमोशन हो गया है। उन्होंने शनिवार को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पद संभाल लिया है। नौसेना की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार करीब 3 साल तक डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन DGNO का पद संभालने वाले वाइस एडमिरल AN प्रमोद अब नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोग इनको कांग्रेचुलेट अवश्य करिएगा और साथ में अजीत डोभाल जी को भी कांग्रेचुलेट करिएगा पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए। उधर आपको बता दें धार्मिक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असभ्य भाषा इस्तेमाल किए जाने की निंदा। जी हां, आध्यात्मिक गुरुओं ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों को माफ करने की उनकी अपील का स्वागत किया और देश के युवाओं से आग्रह किया है कि वे गलत फहमियों और भटकाव से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और निश्चय को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करें। मोदी जी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि जंतर मंतर पर उनकी दिवंगत मां के लिए भी गंदी गालियों का इस्तेमाल किए जाने से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि हमारी बेटियों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने भटके हुए बच्चों को माफ करने की अपील की है। वहीं बात करें जूना अखाड़ा की तो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके और उनके भविष्य के साथ कोई अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने दुर्भावनापूर्ण दुख पहुंचाने वाली और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें भगवान बुद्धि, सुविचार और सही निर्णय लेने की क्षमता दे ताकि वे भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं, गरिमा, नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों का सम्मान करते हुए राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सके। वहीं आपको बता दें परिसीमन विधेयक को संसद में पारित करने के केंद्र सरकार के प्रयास को नाकाम किया जाना चाहिए, राहुल गांधी का आह्वान। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने संसद में परिसीमन विधेयक पारित करने के केंद्र सरकार के प्रयास को नाकाम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक पारित कराने के प्रयास को राष्ट्रीय स्तर और तमिल पार्टी को नाकाम करना चाहिए। उनका कहना था कि इस विधेयक का समर्थन करना जनता के साथ विश्वासघात होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां मल्लापुरम के निकट पत्रकारों से बातचीत में यह गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन कराने का प्रयास कर रही है जिसे तमिल लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने और उनकी राजनीतिक ताकत छीनने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं बता दें राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में किया था इन्होंने नाटक। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की तरफ ध्यान खींचने के लिए संसद परिसर में नाटक करने को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शिकायत दर्ज कराई। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी विधायकों के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन के बहाने सांसद पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नाटक किया। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये सनातन संस्कृति का मजाक, संत समाज का उपहास और भारतीय परंपराओं का अपमान था। साथ में कहा है कि सनातन का अपमान माफी के लायक नहीं है। वहीं आपको बता दें पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी जानकारी। करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, अगले 5 सालों तक मिलती रहेगी 6,000 रुपए की मदद। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार जो है वो बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना बोले तो पीएम किसान को अगले 5 सालों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब ये योजना वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार ने
3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले के बाद पात्र किसानों को पहले की ही तरह हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। सरकार का कहना है कि यह मदद किसानों को खेती के जरूरी खर्च पूरे करने और कर्ज पर निर्भरता कम करने में मददगार होगी। कैबिनेट के इस फैसले को छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। दोस्तों, वहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में आज से 12 अगस्त तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। डीएम ने जारी कर दिया आदेश। दोस्तों, श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की बढ़ती संख्या और यातायात डायवर्जन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर वीके सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद मेरठ के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान 3 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।